मैं विकास शिक्षा ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत का भूगोल हम इंडियन ज्योग्राफी के मेगा सीरीज़ के तहत पढ़ रहे थे। मेरे साथियों, अब यह मेगा सीरीज़ अपने अंतिम दौर में चल रही है, यानी अब हमारी बस कल की और क्लास बचेगी। कल हमारी पूरी इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगी। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग क्लास में तुरंत आ जाइए और आप क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। जिन साथियों ने अभी तक शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरे साथियों, आप सभी को इस क्लास की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज की लिंक प्राप्त होगी। उस लिंक पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, यानी शिक्षा ओशन को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे साथियों, इसी वीडियो में आप सभी लोगों को हमारे इंस्टाग्राम चैनल की भी लिंक प्राप्त होगी, तो आप उस लिंक पर जाके आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक प्राप्त होगी। इस लिंक पर जाकर आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा मेरे साथियों, हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग की लिंक है। उस ब्लॉग की लिंक पर जाके आप हमारे ब्लॉग पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, जहां पर आपको इस मेगा सीरीज़ का पूरा PDF प्राप्त करवाया जाएगा। यानी कल की क्लास के पश्चात, इंडियन ज्योग्राफी समाप्ति के पश्चात, आप सबको हम पूरा PDF अवेलेबल करवाएंगे और यह PDF रहेगा आपके इस ब्लॉग पर। तो इस ब्लॉग पर आप जाकर उस PDF को ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक भी शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे साथियों, शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है, वरना आप सभी लोगों को हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो मेरे साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिएगा साथियों। चलिए जी, तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन अब आपके सामने। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, और इस मेगा सीरीज का यह जो क्वेश्चन है, यह संख्या है 161। आज का जो क्वेश्चन ये कहता है, रंगपो सीवोक रेल लाइन किन दो राज्यों को आपस में जोड़ती है। प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, एक रेल लाइन है जिसका नाम है रंगपो सीवोक रेल लाइन। अब यह जो रेल लाइन है, यह दो राज्यों को जोड़ने का कार्य करती है। अब प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि वह दो राज्य कौन से हैं। तो मेरे साथियों, जितने भी राज्य हैं, ये आपके सब उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जिसमें पहला ए वाला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। दूसरा है साथियों सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तीसरा है पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। और चौथा है अरुणाचल प्रदेश और असम। तो मेरे साथियों, आपके अनुसार ये जो रंगपो सीवेक जो रेल लाइन है, ये किस राज्य को जोड़ने का कार्य करती हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। ए वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा या डी वाला होगा। तो मेरे मित्रों, अगर इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढें और इस रेल लाइन को दो राज्यों को जोड़ने का कार्य हम करवाएं, तो वह दो राज्य हैं आपके सिक्किम और पश्चिम बंगाल। बिल्कुल मेरे साथियों, सिक्किम और पश्चिम बंगाल को जोड़ने का कार्य यह रेल लाइन करती हैं। कौन? आपका रंगपो सीवेक रेल लाइन। ठीक है, रंगपो सीवेक रेल लाइन की अगर हम बात करें, तो कुल लगभग इसकी लंबाई है 44 किलोमीटर। कितनी है? 44 किलोमीटर इसकी लगभग इसकी किलोमीटर में लंबाई है। ठीक है, और ये जो रेल लाइन है साथियों, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था वर्ष 2009 में। ठीक है, वर्ष 2009 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और ये पश्चिम बंगाल और सिक्किम को जोड़ने का कार्य करती हैं। और सरकार के द्वारा इस पूरी परियोजना पर खर्च किए गए थे 1380 करोड़। कितने? 1380 करोड़ इसके ऊपर खर्च किए गए थे। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से अनेक जानकारी मिल रही है, जिसमें पहली जानकारी आपको ये मिल रही है कि रंगपो सीवेक जो रेल लाइन है, यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल को जोड़ने का कार्य करती है। 44 किलोमीटर इन दोनों ये पूरी रेल लाइन है। 2009 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 1380 करोड़ इसकी लागत थी। ठीक है साथियों, तो अब अगले प्रश्न पर चलें, आज के सेशन का दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और इस मेगा सीरीज का यह क्वेश्चन है 162वां प्रश्न। बहुत अच्छा है साथियों। प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि बकिंगम नहर, हाँ जी नाम है इसका बकिंगम नहर, निम्नलिखित में से किस स्थानों के बीच स्थित है। मेरे साथियों, एक होती है बकिंगम नहर और एक है बकिंगम पैलेस।
ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये बकिंगम पैलेस क्या है और कहां पर स्थित है ये बकिंगम पैलेस। आप मुझे इसकी लोकेशन बताएंगे कि सर बकिंगम पैलेस यहां पर स्थित है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि बकिंगम पैलेस कहां है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बकिंगम नहर जो है किस किस को जोड़ने का कार्य करती है और यह जो बकिंगम नहर है यह कहां पर स्थित है। तो एक नहर का नाम है बकिंगम नहर, ठीक है। ऑप्शन है कि यह जो बकिंगम नहर है यह कोचिन से कोंजीकोडे को जोड़ने का कार्य करती हैं या उनके बीच में स्थित है, या यह विजयवाड़ा से विल्लुपुरम के बीच स्थित है, या यह कन्याकुमारी से रामेश्वरम के बीच स्थित है, या इनमें से इसका कोई उत्तर नहीं है। यानी जो भी ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो मेरे साथियों आप लोगों को मैं बताऊं कि बकिंगम नहर जो है यह नहर आपके विजयवाड़ा से विल्लुपुरम को जोड़ती है या इन दोनों के बीच स्थित है। विजयवाड़ा से विल्लुपुरम के बीच आपके बकिंगम नहर स्थित है, ठीक है साथियों। अब ये जो बकिंगम पैलेस है यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से शुरू होकर तमिलनाडु के विल्लुपुरम के जिले में स्थित है। यानी आपका जो ये जो विजयवाड़ा है यह विजयवाड़ा स्थित है आपके कहां पर, आंध्र प्रदेश में, जबकि ये जो विल्लुपुरम है यह विल्लुपुरम स्थित है तमिलनाडु में। यानी ये जो नहर है बकिंगम नहर ये दो राज्यों को जोड़ने का कार्य भी करती है या फिर ये दो राज्यों में स्थित है। एक राज्य है आंध्र प्रदेश जो है विजयवाड़ा, ठीक है, और एक है तमिलनाडु जो है विल्लुपुरम, ठीक है। अगर इस नहर की कुल लंबाई अगर हम देखें साथियों तो इस नहर की कुल लंबाई है 796 किलोमीटर। कितनी है? 796 किलोमीटर इसकी नहर की कुल लंबाई है जो आपके विजयवाड़ा से विल्लुपुरम के बीच में तथा आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में स्थित है, ठीक है मेरे साथियों। आप लोगों को समझ में आया? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि बकिंगम पैलेस कहां पर स्थित है, ठीक है। और एक और चीज साथियों, हमारी ज्योग्राफी की जो कल की जो क्लास रहेगी वो क्लास लास्ट रहेगी। कल हमारी इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज समाप्त हो रही है, ठीक है। और आप सभी लोगों से हमने एक क्वेश्चन ये पूछा था कि हम आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने आप लोगों से पूछा था कि आप हमें ज़रा उसका समय बताइएगा कि किस समय हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को शुरू करें। याद रहे ये मॉडर्न हिस्ट्री आपके एमसीक्यूज़ के ऊपर नहीं रहेगी, यानी यह क्लास आपके पूरी कंसेप्ट से रहेगी, ठीक है। तो आप हमारे कम्युनिटी में हमने जो पोस्ट में आप लोगों से जो समय की जो डिमांड करी है इनमें से आपको कौन सा समय सही लगेगा तो वहाँ पर आप ज़रूर वोटिंग कीजिएगा ताकि हम ये प्लान बना सकें कि इस समय हमें यह क्लास को चलाना है, ठीक है मेरे साथियों। और जो नए साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब क्वेश्चन हमारे सामने यह है आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन और इस मेगा सीरीज का 163वां क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं आप सभी से, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हैं मेरे, उन सभी से इस प्रश्न की उत्तर की तमन्ना करता हूं और मुझे ज्ञात है 100% में श्योर हूं कि आप सभी लोग इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। क्वेश्चन ये है कि चांदीपुर किस राज्य में स्थित है। हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु, ठीक है। कहाँ पर आपका चांदीपुर स्थित है, ठीक है। तो मेरे साथियों जो चांदीपुर है, इस चांदीपुर के जो निकट एक बालासोर स्थित है, ठीक है। बालासोर और चांदीपुर पहचाना जाता है आपके एक समुद्री तट के आधार पर और इसी चांदीपुर में आपके DRDO जो है ये अपना परीक्षण स्थल भी निर्मित किया है, यानी यहाँ पर DRDO जो है अपना वेपन्स का परीक्षण करता है। तो इसलिए चांदीपुर बालासोर बहुत ज़्यादा आपके फेमस है। तो याद रखिएगा ये समुद्र के तट पर है और ये जो चांदीपुर है यह तमिलनाडु में स्थित नहीं है, नहीं ये आंध्र प्रदेश में है, नहीं ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये स्थित है आपके ओडिशा में। कहाँ स्थित है साथियों? ओडिशा में आपका यह चांदीपुर स्थित है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 163 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, यानी ओडिशा, याद रखिएगा। चले अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक
1964। निम्नलिखित में से भारत का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है? प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एक्सप्रेसवे है? ऑप्शन ए है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, ऑप्शन है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे या जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे। अब इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा जो आपका भारत का पहला एक्सप्रेसवे बना? तो आपके अनुसार इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि प्रश्न क्रमांक 164 का सही उत्तर क्या है। कमेंट आप लोगों को सभी को करना है। आप लोगों को यह नहीं डरना, इसलिए नहीं डरना है कि आपके द्वारा लगाया गया प्रश्न गलत हो जाएगा। आपके हाथ में प्रयास करना है, आप प्रयास ज़रूर कीजिए, ठीक है। बाकी जो सही उत्तर होगा वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, ठीक है। तो अब भारत का पहला एक्सप्रेसवे पूछा है, तो क्या आपका जयपुर से किशनगढ़ एक्सप्रेसवे सही है? तो मेरे साथियों यह सही नहीं है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, तो ये भी सही नहीं है। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, तो ये भी सही नहीं है। जबकि इसका सही उत्तर है ए वाला, यानी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। जी हाँ, यह भारत का पहला एक्सप्रेसवे था जो मुंबई और पुणे के बीच में स्थित था, जो कि 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है, ठीक है। हाई स्पीड एक्सप्रेसवे, 6 लेन एक्सप्रेसवे, और लगभग इसकी जो लंबाई है साथियों वह है 93 किलोमीटर। कितनी है? 93 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई मानी गई है। तो भारत का पहला जो एक्सप्रेसवे है वह मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, ठीक है मेरे साथियों। अब अगले प्रश्न की तरफ चलें, प्रश्न क्रमांक 165 और आज के सेशन का यह 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्या पूछा गया है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP। इकोनॉमी में हमने इस चीज़ को पढ़ा है, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारी इकोनॉमी की क्लास शाम को 8 बजे चल रही है, तो आप ज़रा इकोनॉमी की क्लास को भी ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। आप फिक्स 8 बजे ऑनलाइन आ जाइएगा ताकि आप इकोनॉमिक्स को पढ़ सको। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के तहत पहली रेल कोच फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की गई है? यानी मेरे साथियों, सरकार और निजी कंपनी की मदद से भारत की पहली रेल कोच फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की गई? तो ऑप्शन है सिकंदराबाद, ऑप्शन है ग्वालियर, ऑप्शन है पटियाला या ऑप्शन है पलक्कड़। पलक्कड़ आपके जो है ये इनमें से चारों में से इसका सही उत्तर क्या होगा, जहां पर आपका PPP मॉडल के तहत भारत की पहली रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो आपको क्या लगता है इसका सही उत्तर क्या होगा? ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे साथियों, अगर सिकंदराबाद की हम बात करें तो सिकंदराबाद में इसका सही उत्तर नहीं होगा। सिकंदराबाद में आपका PPP मॉडल के तहत भारत की पहली रेल कोच फैक्ट्री नहीं स्थापित की गई है। वहीं पर ग्वालियर भी इसका सही उत्तर नहीं है, पटियाला भी सही उत्तर नहीं है, जबकि इसका सही उत्तर है पलक्कड़, ठीक है। पलक्कड़ जो है यह आपका स्थित है केरल में, ठीक है। और यहाँ पर एक रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई और ये जो रेल कोच फैक्ट्री यह पूर्ण रूप से PPP मॉडल के ऊपर डिपेंड करती हैं। आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है साथियों। अब चले अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 166। प्रश्न क्रमांक 166 की बात करें तो निम्नलिखित में से दक्कन का पठार सबसे बड़ा प्रवाह जल सिस्टम है, ठीक है। यानी इस दक्कन के पठार में से प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि ये जो दक्कन का पठार है, इस दक्कन के पठार में से सबसे जो बड़ी कौन सी नदी है जो इससे होकर गुजरती हैं, और इस नदी के तहत इसके सहायक नदियां भी आती हैं, क्योंकि वाटर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जल प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो जल प्रवाह क्षेत्र में मुख्य नदी भी आती है और उसकी सहायक नदियां भी आती हैं। तो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि दक्कन का जो पठार है, इस दक्कन के पठार से वह कौन सी नदी, बड़ी नदी गुजरती हैं जिसकी बहुत ज़्यादा सहायक नदियाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या पेरियार। तो मेरे साथियों, आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका इजी आंसर है गोदावरी। गोदावरी वह नदी है, ठीक है, जिसका जल प्रवाह सिस्टम जो है ये बड़ा है और दक्कन के पठार से होकर यह गुजरता है।
गोदावरी नदी मुख्य रूप से आपके नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है साथियों, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और इसके अलावा मेरे साथियों ये जो गोदावरी नदी ये अपना डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 166 का सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 167 और आज के सेशन का 7वां प्रश्न है, सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का उत्तम उदाहरण है। यानी हमारे सामने कुछ वनों के उदाहरण हैं और हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुंदरबन जो है यह किस प्रकार का वन है। तो पहला वन है शुष्क वन, दूसरा है पर्णपाती वन, तीसरा है ज्वारी वन और चौथा है नम पर्णपाती वन। अब ये चारों वन क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले शुष्क वन की, ठीक है, तो ऐसे वन जो आपके जहाँ पर पानी, जहाँ पर वर्षा कम होती है, ऐसे क्षेत्र में आपके जहाँ पर वन उगते हैं तो उन वनों को कहा जाता है शुष्क वन। सामान्यतः ऐसे वन जो होते हैं कटीले वन होते हैं, झाड़ी नुमा होते हैं, जहाँ पर आपके वर्षा की मात्रा कम होती है, मतलब कम वर्षा होती है और वहाँ पर जो जंगल उत्पन्न होता है या फिर वन उत्पन्न होता है उसे कहते हैं शुष्क वन। दूसरा पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का मतलब होता है जो वन अपने सामान्यतः पत्ते को गिरा देते हैं और नए पत्ते को निर्मित करते हैं, ऐसे होते हैं पर्णपाती वन। फिर होते हैं ज्वारी वन। ज्वारी वन का मतलब ये होता है कि जो समुद्र तट के किनारे स्थित हो, ठीक है, जो आपके डेल्टा के रूप में स्थित हो और जहाँ पर आपके स्थल और समुद्र का मिलन जगह हो, जिसे अपन समुद्री तट कहते हैं, उस समुद्री तट पर जो वन स्थित हो उन्हें कहते हैं ज्वारी वन, ठीक है। और सामान्यतः ज्वारी वन में मैंग्रोव वन आते हैं साथियों, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद है नम पर्णपाती वन। ऐसे वन जो आपके अधिक वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां पर आपके वन पत्ते गिराने का कार्य करते हैं। तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि जो सुंदरवन है वह सुंदरवन किस प्रकार का वन है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हम सुंदरवन के लोकेशन पर पहुंचेंगे। अगर सुंदरवन की लोकेशन को हम देखें तो साथियों सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और डेल्टा हमेशा साथियों समुद्री तट पर ही निर्मित होता है। और हमने कहा था कि समुद्री तट पर जो वन होता है वह वन होता है ज्वारी वन। तो इस हिसाब से सुंदरवन का जो डेल्टा है वह किस प्रकार का वन होगा, यह होगा ज्वारी वन, ठीक है मेरे साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 167 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला यानी ज्वारी वन, ठीक है मेरे मित्रों। अब अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न क्रमांक 168। प्रश्न क्रमांक 168 की चर्चा अगर हम करें तो चर्चा करने से पहले जिन साथियों ने अभी तक शिक्षा ओशन के इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक नहीं किया है वे ज़रा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरे साथियों शिक्षा ओशन बहुत जल्द आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास शुरू करने वाला है और उसी के तहत हमने आप सभी लोगों से समय पूछा है, यानी किस समय पर हम आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास रखें, और उसी के तहत हमने कम्युनिटी में एक पोस्ट बनाकर आप लोगों से समय की डिमांड करी है कि आप ज़रा वोटिंग के माध्यम से हमें ये बताइएगा कि आपको कौन सा समय चाहिए ताकि हम उस समय पर हमारी क्लास को शुरू कर सके। तो मेरे साथियों आप ज़रूर वोट करिएगा, जो आपको समय अच्छा लगे उस समय के आधार पर हम जिसका वोट प्रतिशत अधिक होगा उसके आधार पर हम हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास का समय निर्धारित कर देंगे और हम आपको बहुत जल्द बता देंगे कि क्लास कब से शुरू हो रही है ताकि आप क्लास को ले सकें। इसके लिए आप सभी लोगों को शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब करना जरूरी होगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी जरूरी होगा, ठीक है साथियों। चलिए तो अब हमारे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 168। प्रश्न हमसे कह रहा है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में से स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, यानी एक नदी है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। अब यह स्वर्ण रेखा नदी इनमें से कौन से राज्य से होकर गुजरती नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है साथियों आपके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या उपरोक्त सभी, यानी इनमें से किसी भी राज्य से आपके स्वर्ण रेखा नहीं गुजरती है। तो मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि झारखंड से गुजरती हैं,
उड़ीसा से गुजरती हैं, ठीक है। किंतु आपका छत्तीसगढ़ जो है, इस छत्तीसगढ़ से यह नदी नहीं गुजरती है, ठीक है। जबकि रही बात झारखंड की, तो झारखंड से ही इस नदी का उद्गम स्थल माना गया है, किंतु छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां से यह नदी नहीं गुजरती है। तो प्रश्न क्रमांक 168 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, यानी छत्तीसगढ़, ठीक है मेरे मित्रों। अब आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न आप सभी का इंतजार कर रहा मेरे साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न। आप देखिए प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि भैया इंद्रावती जल विद्युत परियोजना, प्रश्न क्या है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। और आप सबको ज्ञात है साथियों, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते ही आते हैं जो आपके परियोजनाओं से संबंधित होते हैं, और परियोजनाएं हमेशा या तो नदी के ऊपर की पूछी जाती हैं या फिर राज्य से संबंधित पूछी जाती हैं, ठीक है। तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो मेरे साथियों याद रखिएगा ऑप्शन के रूप में तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अगर हम इस जल विद्युत परियोजना के राज्य की बात करें तो साथियों याद रखिएगा कि तमिलनाडु में यह जल विद्युत परियोजना स्थित नहीं है, नहीं आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है, नहीं इसका कर्नाटक इसका सही उत्तर है। किंतु ओडिशा जो है इसका सही उत्तर ओडिशा होगा। ओडिशा में ही इंद्रावती जल विद्युत परियोजना स्थित है। ओडिशा में एक स्थान है साथियों, उसका नाम है कालाहांडी। क्या नाम है, कालाहांडी। कालाहांडी में यह जल विद्युत परियोजना स्थित है, ठीक है, जो कि इंद्रावती बांध पर स्थित है, ठीक है। और इंद्रावती बांध की अगर अपन बात करें तो ये विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक बांध है इंद्रावती बांध, ठीक है। और इस परियोजना की हम बात करें तो इस परियोजना के तहत लगभग 600 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितना, 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस परियोजना के तहत किया जा रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 169 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, यानी ओडिशा। तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना याद रखिएगा कहां पर स्थित है, तो साथियों ओडिशा में स्थित है, ठीक साथियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 170। प्रश्न क्रमांक 170 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 170 कह रहा है कि सिंबलबाड़ा, प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। हमसे एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा है और वह जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है सिंबलबाड़ा। अब हमें यह देखना है कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या ओडिशा। अगर आप में से किसी को भी इसका उत्तर ज्ञात हो तो मेरे साथियों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, कि सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ठीक है। चले जी हम बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले ओडिशा की। तो हम देखते हैं कि क्या सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। तो मेरे साथियों ओडिशा में स्थित नहीं है। अब बात करेंगे झारखंड की, तो क्या झारखंड में स्थित है, झारखंड में भी स्थित नहीं है। मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। किंतु हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में यह आपका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है सिरमौर जिला। कौन सा, सिरमौर जिला। उस सिरमौर जिले में, ठीक है, एक घाटी है जिसका नाम है पावटा घाटी। पावटा घाटी, ठीक है, पावटा घाटी में यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चले जी अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पर चलने से पहले जिन साथियों ने अभी तक भी शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षा ओशन ने अभी शुरुआत की है। अभी तो हम आप सबके सामने बहुत सारे प्लान लॉन्च करने वाले हैं। हम सभी आपके सामने बहुत जल्द मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। इसके साथ ही हम प्राचीन भारत की क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस भी बहुत जल्द आप सबके सामने आने वाली हैं। इसीलिए आप लोगों को शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथियों आप जब शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब करें तब बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है, जिसकी वजह से हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आ पाएंगे। जैसे शिक्षा ओशन पर वीडियो अपलोड होगा
वैसे ही आप सबको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो अब बात कर रहे हैं हम प्रश्न क्रमांक 171 की। बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि भगवान जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं। भगवान जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं, यानी जगन्नाथ जो मंदिर हैं, ठीक है, वह कहाँ स्थित है। उज्जैन, भुवनेश्वर, पुरी या हैदराबाद। तो मेरे साथियों याद रखना कि भगवान जगन्नाथ संबंध रखते हैं पुरी से, ठीक है, जिसे हम जगन्नाथ पुरी के नाम से भी हम जानते हैं। और ये जो जगन्नाथ पुरी है, यहाँ पर हर वर्ष आपके रथ यात्रा निकलती है और यहाँ पर जो रथ यात्रा जो महोत्सव होता है, ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो बहुत अच्छा स्थान है मेरे साथियों, ठीक है। और ये जो पुरी है यह स्थित है आपके कहाँ पर, ओडिशा में। याद रखिए कहाँ है, ओडिशा में। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 171 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, यानी पुरी। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 172 बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को मैंने आप लोगों को इस मेगा सीरीज की क्लास के तहत एक डायग्राम के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, प्रश्न वापस से वही आया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है बंशी नदी, ऑप्शन है महानंदा नदी, जमुना नदी या यमुना नदी। तो मेरे साथियों आप सबको पता है, जैसे गंगा नदी प्रवेश करती है बांग्लादेश में तब उसका नाम हो जाता है पद्मा, और वैसे ही आपका ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब उसका नाम बंशी नदी नहीं होता है, महानदी भी नहीं, यमुना नदी भी नहीं, जमुना नदी उसका नाम हो जाता है। यानी जैसे ही बांग्लादेश में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तब उसका नाम हो जाता है जमुना, और पद्मा के मिलने के पश्चात यह जमुना हो जाती है मेघना। क्या हो जाती है साथियों, मेघना। और मेघना नदी अपना पानी गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में, वो भी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाकर, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है मेरे साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 172 का सही उत्तर हो जाएगा जमुना नदी। याद रखिएगा अच्छे से, और बहुत सी बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है साथियों, चले अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 173, सिंह भूम हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। तो सिंह भूमि जो हाथी रिजर्व हैं यह आपके सिंह भूमि क्षेत्र में स्थित हैं, और आप सबको पता है कि सिंह भूमि क्षेत्र जो है यह खनिज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और पूरी तरीके से फेमस है खनिज पदार्थों की दृष्टि से। और वहीं पर आपका एक हाथी रिजर्व क्षेत्र भी स्थित है। अब प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि भैया ये जो सिंह भूमि जो हाथी रिजर्व क्षेत्र है ये कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, पुदुचेरी या कर्नाटक। तो मेरे साथियों कर्नाटक इसका गलत उत्तर है, पौंडीचेरी भी गलत है और अंडमान निकोबार भी गलत है, किंतु झारखंड इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है साथियों, अब ये जो सिंह भूम जो हाथी रिजर्व क्षेत्र है जो कि झारखंड में स्थित है, यह झारखंड के सरायकेला और खरसावा जिला, कौन कौन सा, सरायकेला, ठीक है, सरायकेला, ठीक है, और आपका खरसावा, ठीक है, जिले में स्थित हैं। कौन, झारखंड के आपका सिंह भूमि हाथी रिजर्व। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 173 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, ठीक है, यानी झारखंड। प्रश्न क्रमांक 174 बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में सर्वाधिक हीरे की खदान किस क्षेत्र में स्थित हैं। ऑप्शन है बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो मेरे साथियों ये प्रश्न बहुत इजी है, बहुत सरल है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग देने में सक्षम भी हैं। तो मेरे साथियों जरा इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको तो पता ही है साथियों कि भारत में जो हीरे के उत्पादन के लिए पन्ना की खदान प्रसिद्ध है और पन्ना स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सीधी सी बात है साथियों कि इसका सी वाला उत्तर सही होगा। तो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, जी हाँ साथियों, आंध्र प्रदेश में भी आपके हीरे की खदान है, किंतु सबसे ज़्यादा जो हीरा है वह मध्य प्रदेश से ही निकाला जाता है।
ठीक है मेरे साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 174 का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 175। प्रश्न क्रमांक 175 हमसे यह कह रहा है कि भैया पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा स्थान व दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, यानी पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है भारत के पश्चिम में स्थित है, जिसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो उस वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मेरे साथियों अगर हम इस प्रश्न के ऑप्शन की चर्चा करें तो जिसमें डी वाला जो ऑप्शन है जिसे जो कह रहा है सह्याद्री, तो मेरे साथियों पश्चिमी घाट का दूसरा नाम ही सह्याद्री है, तो ये तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। तो डी वाला तो एलिमिनेट हो गया। अब बचे आप सबके सामने 3 ऑप्शन। अब 3 में से कौन सा होगा, तो अगस्त्यमाला केरल, तो मेरे साथियों यह भी सही उत्तर नहीं है। इसके बाद कारडामल पहाड़ी केरल, ये भी नहीं है, जबकि इसका सही उत्तर है अन्नाईमुड़ी केरल। ठीक है, अन्नाईमुड़ी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, सॉरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो कि इसकी जो हाइट अगर हम बात करें लगभग 2695 मीटर है। कितनी है, 2695 मीटर इस आपके जो अन्नाईमुड़ी है, इस अन्नाईमुड़ी की ऊंचाई है, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। ठीक है मेरे साथियों, अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। प्रश्न क्रमांक 176। अगर प्रश्न क्रमांक 176 की अगर हम चर्चा करें तो हमसे कह रहा है कि झारखंड के साथ छोटा नागपुर का पठार किन किन राज्यों में फैला हुआ है। तो मेरे साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि छोटा नागपुर का पठार पहले से झारखंड में स्थित है, और जो छोटा नागपुर का जो पठार है इसे भारत का रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का रूर क्षेत्र। भारत का रूर क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस छोटा नागपुर के पठार में आपके खनिज की दृष्टि से बड़े मात्रा में आपके उत्पादन होता है और भंडारण भी आपके अधिक मात्रा में यहाँ पर स्थित है। यानी खनिज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो छोटा नागपुर का पठार अति महत्वपूर्ण पठार है, जहाँ पर अनेकों मात्रा में खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं इस छोटा नागपुर के पठार से। एक और चीज मेरे साथियों कि छोटा नागपुर के पठार में नागपुर शब्द है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि नागपुर होने की वजह से ये महाराष्ट्र में स्थित है। अनेकों बार बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि नागपुर शहर महाराष्ट्र में है, तो नागपुर के अगल बगल में ही यह पठार होगा, तो इसकी वजह से महाराष्ट्र में चला गया होगा। तो मेरे साथियों ऐसा नहीं है, छोटा नागपुर का जो पठार है यह झारखंड में स्थित है। अब प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि झारखंड के अलावा किन किन राज्यों में भी यह फैला हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए वाला ओडिशा और पश्चिम बंगाल, दूसरा है ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार, ऑप्शन सी वाला है ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, और डी वाला है मध्य प्रदेश और ओडिशा। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, झारखंड के अलावा यह उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, इन 3 स्टेट में और फैला हुआ है, किंतु अधिक मात्रा में यह झारखंड में ही फैला हुआ है। तो प्रश्न क्रमांक 176 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक है मेरे साथियों, चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे मित्रों। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि दरिया ए नूर, ठीक है ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है। ठीक है, दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है। तो आप जरा ध्यानपूर्वक ऑप्शन को देखते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए कमेंट बॉक्स में जरा इसका उत्तर दीजिएगा, और इस प्रश्न के उत्तर की तमन्ना मैं सभी बच्चों से करता हूं। ठीक है, ऑप्शन है कि यह इराक की एक नदी है, दरिया ए नूर इराक की एक नदी है। बी वाला ऑप्शन कहता है कि भैया दरिया ए नूर सहारा रेगिस्तान के बीच एक हरित भूमि है, यानी एक हरी भरी भूमि है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन कहता है भारत की गोलकोंडा खदान से उत्पन्न एक
हीरा है, ठीक है। उसके पश्चात डी वाला ऑप्शन है इराक की एक झील है। दरिया ए नूर आपके क्या है? आप लोगों से प्रश्न ये पूछा जा रहा है, तो आप सभी के सामने 10 सेकंड का मैं समय देता हूं। 10 सेकंड के अंदर अंदर आप सभी लोग कमेंट में इसका उत्तर देने का प्रयास करें। तो मेरे साथियों, दरिया ए नूर की अगर हम बात करें तो दरिया ए नूर, ठीक है, चूंकि दरिया के नाम से जाना जाता, दरिया का मतलब होता है कि पानी या आपका तालाब या झील या नदी, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो अधिकांश बच्चे इसको इराक की एक नदी मान लेते हैं। तो मेरे साथियों, इराक की एक नदी नहीं है, यह इराक की एक झील भी नहीं है, और यह सारा रेगिस्तान के बीच में एक हरित भूमि भी नहीं है। जी हाँ मेरे मित्रों, यह एक हीरा है जिसका नाम है दरिया ए नूर, जो कि भारत के गोलकोंडा खदान से निकाला गया था, ठीक है। और यह जो हीरा है मेरे साथियों, यह हीरा आपके विजयनगर से प्राप्त हुआ था, और काकतीय जो राजवंश है उस राजवंश के नियंत्रण में यह हीरा था। यह हीरा लगभग 182 कैरेट का है, और वर्तमान में यह हीरा ईरान के पास से, और ईरान में सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के पास यह सुरक्षित स्थान पर मौजूद है। यानी दरिया ए नूर जो हीरा है, यह निकला तो भारत के गोलकोंडा खदान से था, किंतु इसे अभी वर्तमान में ईरान में रखा गया है, और ईरान में भी आपके स्थित है सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान में, ठीक है। वहां की एक बैंक है, उस बैंक के पास यह हीरा मौजूद है जिसका नाम है दरिया ए नूर, ठीक है मेरे साथियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 178, छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध है? चूंकि मैं अभी आपको इस क्लास में बता ही चुका हूं छोटा नागपुर के पठार के ऊपर, तो आप सबको ये ज्ञात ही है कि छोटा नागपुर का जो पठार है वह किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है वनस्पति व जीव के लिए, खनिज के लिए, पर्यटन स्थल के लिए, या नदियों के लिए। तो मेरे साथियों, आपको मैं बता दूं कि छोटा नागपुर के पठार से नदी तो निकलती है, यह पर्यटन स्थल भी है, यहाँ पर वनस्पति और जीव भी हैं, किंतु प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है? विश्व प्रसिद्ध, ठीक है। तो यह विश्व प्रसिद्ध है आपके खनिज के लिए। काय के लिए साथियों? खनिज के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 178 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला खनिज, ठीक है मेरे मित्रों। चले अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 179, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक घटना हिंदी महासागर में आम है? ठीक है, यानी एक जो भौगोलिक घटना है वह जो आपका हिंद महासागर है, हिंदी महासागर नहीं है साथियों, ठीक है। तो वह जो ये जो शब्द लिखा हुआ हिंदी महासागर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, मिस्टेक से टाइप हुआ है, यह पूरा है हिंद महासागर। तो प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि वह कौन सी भौगोलिक घटनाएं जो हिंद महासागर में आम हैं। ऑप्शन है चक्रवात, टोर्नेडो, हैरिकेन या सुनामी। तो मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सुनामी जो है यह आपके सामान्यतः जापान का एक शब्द है। कौन सा शब्द है? जापान का एक शब्द है सुनामी, और यह प्रयोग में लाया जाता नॉर्मली आपके पूरे विश्व में, किंतु इसका जो पर्टिकुलर एरिया है वह है जापान, तो ये तो नहीं होगा। हेरिकेन की अगर हम बात करें तो हेरिकेन एक प्रकार के चक्रवात है जो कि आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आते हैं, यानी हिंद महासागर से इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। टोर्नेडो, टोर्नेडो एक बड़े बड़े तूफान है, स्थलीय तूफान है, यह भी एक प्रकार के चक्रवात होते हैं, और टोर्नेडो सामान्यतः आते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका में और स्पेशली यूएसए यानी अमेरिका में यह आते हैं, तो यह भी गलत हो गया। किंतु हिंद महासागर में आपके समुद्री तूफान उठते हैं जिसे हम कहते हैं चक्रवात। क्या कहते हैं? चक्रवात, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 179 का सही उत्तर हो जाएगा चक्रवात, ठीक है मेरे साथियों। चले अब चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। आज का लास्ट प्रश्न है 180वां। ग्रांड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी व लंबी सड़कों में से एक है। ये जानकारी बहुत अच्छी जानकारी है, ठीक है, कि ग्रांड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी वह लंबी सड़कों में से एक सड़क है।
अब यह जो सड़क है यह किन देशों से होकर गुजरती है? यह जो सड़क है यह किन देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ठीक है, ऑप्शन सी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत और भूटान। तो मेरे साथियों यह आज की सेशन का लास्ट प्रश्न है, तो ज़रा आप सभी लोग कमेंट में बता दीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। ग्रांड ट्रंक रोड का आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो मैं बता दूं मेरे साथियों, ग्रांड ट्रंक रोड का जो निर्माण है यह शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था, ठीक है, जिसकी लंबाई, ठीक है, लगभग 2500 किलोमीटर है, ठीक है, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि किन किन देशों में स्थित हैं, आप जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे साथियों अगर आप लोगों ने इसका चुनाव किया है भारत और पाकिस्तान का, तो मेरे साथियों यह गलत उत्तर है। भारत बांग्लादेश भी गलत उत्तर है, जबकि सही उत्तर है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। जी हाँ मेरे साथियों, 3 देशों से यह रोड गुजरता है। इसकी शुरुआत होती है पाकिस्तान के चटगांव से। इस रोड की शुरुआत होती है पाकिस्तान के चटगांव से, जो भारत में हावड़ा, दिल्ली और अमृतसर होते हुए पाकिस्तान में लाहौर और पेशावर तक जाता है, ठीक है। तो आपके चटगांव स्थित है बांग्लादेश में, जबकि बाकी जो शहर है वह भारत में, और फिर लाहौर और पेशावर की बात करें तो यह स्थित है आपके पाकिस्तान में, ठीक है। तो बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान 3 देश हो गए। तो इस अनुसार प्रश्न क्रमांक 180 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला, भारत तथा पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है मेरे साथियों। तो चलिए, तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने आज की क्लास में 20 और क्वेश्चनों को पढ़कर हमारे इस मेगा सीरीज को अंतिम दौर में हम ले आए हैं, यानी 180 क्वेश्चन हो चुके हैं। कल की जो क्लास रहेगी वह लास्ट क्लास रहेगी आपके इंडियन ज्योग्राफी की। तो मेरे साथियों अगर आप सभी लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरे साथियों हम बहुत जल्द मॉडर्न हिस्ट्री की और प्राचीन भारत की क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास के लिए हमने आप लोगों से समय पूछा है, तो ज़रा वोट ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको समय कितने बजे चाहिए। मेरे साथियों जिन्होंने अभी तक शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब मेरे साथियों अब मुलाकात करेंगे हम रात 8 बजे, और रात 8 बजे हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इकोनॉमिक्स समझ में आएगी। तो मेरे मित्रों हम मुलाकात